and that force is called electric force, right? तो ये चार्ज जो प्रॉपर्टी है उसके कारण this force is coming into nature. और हम लेकिन अपनी लैंग्वेज में जिस पार्टिकल में ये प्रॉपर्टी हम उसी को ही हम चार्ज कह देते हैं, ऑल्दो चार्ज इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी. लेकिन हम जब अपने डे टू डे रेफरेंस में हम कहते हैं कि चार्ज एक पार्टिकल, राइट, बट एक्चुअली मीनिंग उसका ये है कि दैट पार्टिकल इज हैविंग दैट प्रॉपर्टी. सो इट इज मेजर्ड इन कूलम्स. उसको कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कूलम्स लॉ. नाउ एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैंने कल ये कहा था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हम कन्वेंशनल करंट कह रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को हम एक्चुअल करंट कह रहे हैं. सो कल हमने इस पॉइंट पर डिस्कशन किया था कि जो ये फोर्स है विच इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट इज ऑफ टू टाइप्स. इट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव. क्योंकि ये फोर्स दो तरह की है तो हम कहते हैं कि चार्ज भी दो तरह के होते हैं. इसको हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि मास जो होता है वो एक ही तरह का होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पर क्योंकि दो तरह की फोर्सेस हैं तो चार्जेस भी दो तरह के हैं, और वो दो तरह के जो चार्जेस हैं उनका नेचर आपस में बिल्कुल अपोजिट है. तो हमने कहा था कि उनका जो नॉमेनक्लेचर होगा, क्योंकि वो दो तरह के हैं तो वो कोई भी अपोजिट नॉमेनक्लेचर हम उनको दे सकते थे, है ना. लेकिन जो नॉमेनक्लेचर हमने चूज किया वो हमने किया पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस नॉमेनक्लेचर वाज एक्चुअली गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. So Benjamin Franklin was not only a great scientist, he was a great statesman. और ये जो नॉमिनेशन था कि एक टाइप को हम पॉजिटिव कहेंगे और एक टाइप को हम नेगेटिव कहेंगे, ये एक आर्बिट्ररी टाइप ऑफ नॉमिनेशन था, है ना. ये कोई स्पेसिफिक हमने वो नहीं किया. लेकिन बाद में उसके बहुत टाइम बाद हमें ये समझ में आया कि जो फ्लो हो रहा है चार्ज का वो एक्चुअली में जो कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स. वो कैरियर्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर पहले दे चुके थे तो जो इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज डेजिग्नेट हुआ वो नेगेटिव हो गया. अगर उसी टाइम हमें पता होता कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स तो हम ये कर सकते थे कि उसके चार्ज को हम नेगेटिव ना कह के हम पॉजिटिव कह देते. तो पॉजिटिव जो कन्वेंशनल करंट है और एक्चुअल करंट है वो दोनों सेम होता, राइट. तो ये एक तरह का नॉमेनक्लेचर में एक तरह की डिस्पैरिटी आ गई कि जिस चीज को हमने पॉजिटिव कहा वो चीजें एक्चुअली मूव ही नहीं कर रही हैं, दे आर आयंस व्हिच आर नॉट मूविंग. और जिस चीज को हमने नेगेटिव चार्ज कह दिया वो पार्टिकल्स थे एक्चुअली व्हिच वर मूविंग. बट ये डिस्कवरी हमारी बाद में हुई. तो क्योंकि हम पहले से ही हमने हम जब स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट हमने दिया था तब से ही हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की हम बात कर रहे थे. तो इसी के फ्लो को हमने कहा कि अब बाद में जब हमें समझ में आया कि नहीं ये चार्ज तो फ्लो ही नहीं हो रहा, एक्चुअली फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो हमने कहा कि ये वाला फ्लो कन्वेंशनल करंट है विच इज एक्चुअली नॉट टेकिंग प्लेस. और जो एक्चुअल जो हो रहा है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है विच आर द चार्ज कैरियर्स. तो ये एक्चुअल करंट है, राइट. पर क्योंकि हमने पूरी अपनी थ्योरी जो डेवलप करी है वो हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अराउंड ही कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है ए टू बी जिसको हम कन्वेंशनल करंट कह रहे हैं, तो इट इज ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है. तो हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ, ये इसके इक्विवेलेंट है इस कहने के कि नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है बी से ए की तरफ, right? हाँ जी. There is some disturbance in the background. Your voice is not clear. There is some disturbance in the background. Can you type your question on the chat box? I am not able to follow your question. Sir, there is some disturbance in background. Yes, sir. Yeah. सब लोग एक साथ मत बोलो. One of you speak. There is some disturbance in background, sir. Okay, there is some disturbance. Probably the fan. Now is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you for telling. तो ये डिफरेंस है जो कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट के कारण वो इसीलिए आया, राइट. डज दिस एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट हु आस्क्ड? Yes, sir. ठीक है. तो नाउ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी आर बेसिकली डीलिंग विद द फ्लो ऑफ चार्ज, और जितने फिनोमिना हो रहे हैं
फ्लो ऑफ चार्ज के कारण हमें बहुत सारे फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज वन ऑफ द फिनोमिनन, हीट का प्रोडक्शन है, दैट इज वन ऑफ द फिनोमिनन। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इज वन फिनोमिनन। तो इस तरह के बहुत सारे फिनोमिनन है जिनको हम यूज करेंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ पावर, आइदर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर यूजफुल फॉर्म्स और फ्रॉम अदर फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल, राइट। फिर हमने कल पढ़ा कि ये जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम अब इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज आल्सो इलेक्ट्रिक करंट, but they are opposite to each other, right? So this flow of charge that is represented with I, it is defined as rate at which the charge is changing across a cross section. किसी भी क्रॉस सेक्शन में जिस रेट से चार्ज हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन, अगर मुझे इस क्रॉस सेक्शन में चार्ज चेंज होता हुआ दिख रहा है तो आई विल से दैट करंट इज फ्लोइंग, चार्ज इज फ्लोइंग, right, and it is measured in amperes. So before taking up the things कि चार्ज के फ्लो के बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि चार्ज फ्लो ही क्यों हो रहा है, why charge is flowing. So ये क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि yesterday हमने ये समराइज किया था कि वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट. So let us discuss a bit more about it. तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा. फिर हमने डिफाइन किया था कि ये पोटेंशियल होता क्या है. तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी हमें मालूम है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का वो फॉर्म है विच इज एक्वायर्ड बाय अ सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन. अगर सिस्टम की हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अ रबर बैंड, अगर हमारे पास एक नॉर्मल सा रबर बैंड है, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर इसी रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर दें और अपने बेस्ट फ्रेंड के चेहरे के पास ले जाकर इसको छोड़ दें तो हमें मालूम है फिर क्या होगा, राइट. ही विल गो मैड एंड ही विल प्रोबेबली स्लैप अस आल्सो. तो ये एनर्जी जो है उसमें आ रही है जब हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो इट इज गेनिंग दैट एनर्जी, और वापस जब हम छोड़ देंगे तो इट विल रिलीज इट्स एनर्जी. तो इस तरह की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो जब हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, वो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे, या फिर कुछ एक दूसरे को अट्रैक्ट और कुछ एक दूसरे को रिपेल. सो उससे क्या होगा कि उस सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर्ड रहेगी. अगर हम उन चार्जेस को उनकी जगह पर रखना चाहेंगे तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल इस रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच रखना चाहेंगे तो हमें उसको पकड़ के रखना पड़ेगा दोनों एंड्स पे, राइट. इसी तरह से अगर इन दो चार्जेस को मैं एक को ए पॉइंट और एक को बी पॉइंट पर होल्ड करके रखना चाहूं तो मुझे बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है. जब मैं उसको छोड़ दूंगा दोनों चार्जेस को तो ये एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी के साथ लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कम से कम दो चार्जेस चाहिए, लेकिन ये जो फोर्स है टू अट्रैक्ट और टू रिपेल, ये फोर्स हमेशा प्रेजेंट होगी. ये नेचर जो है चार्ज का ये हमेशा रहेगा वेदर देयर इज अनदर चार्ज और नॉट. तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें हर बार सिस्टम से ना डील करना पड़े, हमें इस प्रॉपर्टी से डील करना पड़े. इसीलिए हमने एक नया टर्म डिफाइन किया जिसे हमने कहा पोटेंशियल. पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल. तो मैंने कल ग्रेविटेशन का एग्जांपल लिया था. मैंने ग्रेविटेशन का एग्जांपल इसलिए लिया, ये बड़ा एक रिलेवेंट एग्जांपल है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लगभग ऐसा ही है. मास की जगह चार्ज आते हैं और प्रोपोर्शनलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वो वैसे ही रहती है, राइट. तो इनका नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा है. डिफरेंस सिर्फ एक है कि चार्ज दो तरह के होते हैं लेकिन मास एक ही तरह का. तो इसीलिए मैंने कल ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लिया था. तो जब कोई हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इट विल एक्वायर दैट पोटेंशियल एनर्जी. तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो एक्वायर हो रही है ये एक्चुअली स्टोन में नहीं हो रही बल्कि सिस्टम में हो रही है. उसके लिए अर्थ भी जरूरी है. तो इस प्रॉपर्टी को
इस मास से फ्री करने के लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दैट कम्स इक्वल टू GH, और इसको हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मास को, देन वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पर हमें फायदा क्या हो गया, हमें ये फायदा हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, whereas potential is the property of a field. So now we are going to deal with fields. We don't need a system anymore, right? तो यहां पर हमने फिर देखा कि जो पत्थर, जो यहां पर जो नेचुरल मूवमेंट जो हो रहा है पत्थर का, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट A टू B, क्योंकि पॉइंट A पर पोटेंशियल ज्यादा था, पॉइंट B पर पोटेंशियल कम था, और नेचुरल जो मूवमेंट है इस स्टोन का, दैट विल बी फ्रॉम A टू B। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि A पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, B पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। जो ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल टेंडेंसी है वो हमेशा अपनी एनर्जी कंटेंट को मिनिमाइज करने की। एनर्जी कंटेंट को मिनिमाइज नेचर हर चीज का इसलिए चाहता है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, है ना, मुझे कहीं से पैसे मिल गए, मुझे 10,000 रुपीज मिल गए, तो जब तक कॉलेज खत्म नहीं हो जाएगा मैं क्या परेशान रहूंगा कि यार 10,000 में खर्च कैसे करूं। मैं प्लान करता रहूंगा कि आई गो टू मॉल, आई टेक दिस क्लोथ्स एंड देन आई गो एंड ईट समथिंग, और इस तरह के प्लान्स करूंगा। जैसे ही कॉलेज खत्म होगा, इमीडिएटली आई गो टू सम प्लेस, मैं ये सारे पैसे खर्च कर दूंगा, और फिर जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो मैं वापस घर आ जाऊंगा, और कल मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो मैं पीसफुली कॉलेज में बैठूंगा, और कॉलेज खत्म होगा तो आई गो बैक टू होम, राइट। वो जो पैसे मुझे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो मेरे अंदर इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं। दैट इज लाइक हैविंग एडिशनल एनर्जी। जब एडिशनल एनर्जी आती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो नेचुरली क्या होता है, इट विल ट्राई टू डिक्रीज और मिनिमाइज दैट एनर्जी, ठीक है। इसीलिए जो नेचुरल फ्लो है पानी का या फिर मूवमेंट है इस पत्थर का, वो हायर पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ होगा। इसीलिए हमने कहा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता यहां पर तो ये पत्थर कभी मूव नहीं करता, राइट। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज एंड मूवमेंट ऑफ दिस स्टोन इज द इफेक्ट। एग्जैक्टली ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हो रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मैंने एनालॉजी लिया था टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है लेट अस से, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब हमारे पास अब यहां दो पॉइंट्स है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, राइट। तो मैंने यहां पर दो पॉइंट्स ले लिया, एक ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने कहा A, और एक ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने कहा B। हमें यहां पर हमारे एक्सपीरियंस से पता है कि A पर जो पोटेंशियल है वो B से ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं कोई दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर रखूंगा, मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A पर रखकर अगर छोड़ दूंगा, तो उसका जो नेचुरल मूवमेंट होगा वो A से B की तरफ होगा, राइट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, और उसके कारण चार्ज फ्लो हो रहा है, सो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज द इफेक्ट। इज दैट क्लियर? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, मतलब ये तो हमें समझने के लिए ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या बहुत सारी चीजें और आगे होंगी। मैं वो आप लोग वो सब पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उसको एक बार समराइज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये चार्ज फ्लो हुआ तो इस फ्लो ऑफ चार्ज के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, है ना। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड, अगर आप लोगों को याद हो। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये वाला जो फिनोमिनन हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, माइकल दिस फैराडे वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीजें होती है बिल्कुल सिमेट्रिक, राइट। अगर ए के कारण बी हो रहा है तो जनरली बी के कारण ए भी हो जाता है। तो फैराडे वाज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म होता है तो क्या मैग्नेटिज्म के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है।
तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ही केम टू कंक्लूजन कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन देयर विल बी अ इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ EMF, राइट? इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड बनेगी उसके कारण, फोर्स बनेगी उसके कारण, वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इफ देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना? तो अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट, लेकिन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या देखते हैं, करंट इज द कॉज एंड वोल्टेज बिकम्स द इफेक्ट, क्योंकि चेंज आप जब करंट में चेंज करोगे तो उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसके कारण क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि करंट इज द कॉज एंड वोल्टेज इज द इफेक्ट, लेकिन वो एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा होगा, ठीक है? नॉर्मली हमेशा यही होगा कि वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें याद रखना है। तो हमने एग्जांपल लिया था, एनालॉजी हमने ड्रॉ किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक द डिफरेंस इन हाइट, और उसको हमने वोल्टेज कहा। फ्लो ऑफ वाटर जो हो रहा है दैट इज लाइक करंट, राइट? और हमने ये कहा कि जो पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है उसको हम प्लस साइन से शो करेंगे, और रिलेटिवली जो पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे उसको हम नेगेटिव माइनस साइन से शो करेंगे। ये वाला प्लस और माइनस साइन जो है इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ ये शो करने के लिए हायर पोटेंशियल कौन है और लोअर पोटेंशियल कौन है, राइट? मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ, मैनी ऑफ यू आर रेजिंग हैंड्स, फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। So this is our definition of potential difference in terms of potential energy, और हमने ये देखा कि this potential difference is measured in terms of volts, और इसीलिए इसको हमने कहा voltage. So voltage is the cause and current is the effect. फिर हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था कि अगर हम किसी डिवाइस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मालूम है कि इट इज V, और उसके थ्रू हमें करंट मालूम है I, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमने देखा कि वो जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम का होगा, यानी इट इज इक्वल टू पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी डिवाइस को, या फिर इलेक्ट्रिक पावर जो हमें मिल रही है किसी डिवाइस से, दैट इलेक्ट्रिक पावर is expressed as the product of voltage across that device and current through that device. This electric power is measured in watts. हमारे इंटरेस्ट पावर में क्यों है, एनर्जी में क्यों नहीं है ज्यादा, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट। फिर हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दें फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, दैट इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इतनी अच्छी ड्राइंग सबकी तो होती नहीं है जैसे मैंने ये बनाई है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें अपना आइडिया एक्सप्रेस करना होता है कि हमने कैसे कनेक्शंस किए हैं, तो वो हम इस तरह की ड्राइंग से ना करके हम सिंबल्स यूज करके करते हैं। तो सिंबॉलिकली जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रेजेंट करें, दैट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। तो मैंने इसका एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर शो किया है। दिस आर सिंबल्स, दिस इज सिंबल फॉर बैटरी, दिस सिंबल फॉर रेसिस्टेंस, this bulb is as good as a resistance. Please mute yourself so that you don't confuse this value. तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पर्पस अब हमें हमेशा याद होना चाहिए, दैट पर्पस इज ट्रांसफर ऑफ पावर, और ये पावर का ट्रांसफर जो नॉर्मली होगा वो हमेशा सोर्स से लोड की तरफ होगा। My co-host, please mute others. Thank you. Thank you. तो सोर्स को हमने डिफाइन किया, एक डिवाइस which converts a given form of energy into electrical energy. For example, a generator. We give mechanical energy to it and it converts it into electrical energy. लोड एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अ हीटर, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं एंड इट इज कन्वर्टिंग इट टू हीट एनर्जी, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। इसमें एक स्टूडेंट ने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम डिस्कस करें। सो आई विल डिस्कस दैट पॉइंट वंस वी डिस्कस about sources. So some of you were raising your hands. If you have any question, please ask. So
हाँ जी। सो अगर हमारे पास सिस्टम है तो फिर हमें उसको इंडिपेंडेंट बनाने की क्या जरूरत है, मतलब एक ऐसी चीज डिफाइन क्यों की जो उसके इंडिपेंडेंट हो? गुड क्वेश्चन। अगर हमारे पास सिस्टम है तो हमें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है कि और एक नया डेफिनेशन हम बना रहे हैं? ठीक है, आई विल टेक वन एग्जांपल। जब हम किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं तो उसके पास एक इस तरह का उसके पास एक इस तरह की रेट लिस्ट होती है। आलू 1 kg 30 रुपए, 1.5 kg 45 रुपए, 2 kg 60 रुपए, 2.5 kg 75 रुपए, इस तरह की लिस्ट होती है, राइट? इस तरह की लिस्ट होती है क्या? कौन ऐसा सब्जी वाला है उसको पकड़ के पीटो। किसी सब्जी वाले के पास ऐसी लिस्ट नहीं होती है। सब्जी वाला कभी आपको ऐसी लिस्ट नहीं देगा कि 1 kg इतने का है, 1.5 kg इतने का है, 2 kg इतने का है। वो आपको क्या बताएगा? वो आपको ये बताएगा कि आलू जो है वो 30 रुपए kg है। ठीक है ना? अब ये हमने एक नई चीज डिफाइन कर दी, रुपीज पर केजी। लेकिन इससे चीजें कॉम्प्लेक्स हुई कि आसान हुई? इससे चीजें आसान हो गई, राइट? इजी। हाँ, इससे चीजें इजी हुई क्योंकि आपने जनरलाइज कर दिया। आपने जो कॉस्ट है एक्चुअली यू आर मेकिंग इट इंडिपेंडेंट ऑफ वेरियस वेट्स। आपने उसको सिर्फ 1 kg का वेट मतलब उससे आपने डिफाइन किया है। तो अब आप अगर मैंने 7 kg लिया है तो मुझे क्या करना है? 7 kg इंटू 30 रुपीज पर kg, इससे मुझे मल्टीप्लाई कर देना है तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितने रुपए उसको देने, राइट? इंजीनियरिंग में हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम से इंडिपेंडेंट रहे। भाई किसी आदमी को 2 kg खरीदने, किसी को 7 kg, किसी को 10 kg, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। हमारा तो ये इंटरेस्ट है कि जिसको जो खरीदना है वो खरीदे, बट दिस इज द कॉस्ट। तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के पीछे भी मोटिव यही है। वी आर नॉट वी डोंट वांट टू बी बॉदर्ड विद सो मेनी मासेस इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम इतने मासेस से बॉदर नहीं होना चाहते। हम एक जनरल क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हैं, फिर जो भी मास है आप उसको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मास को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल से, राइट? तो ये वाला जो जनरलाइजेशन है, हम आगे और भी ऐसे जनरलाइजेशंस पढ़ेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में। तो हम याद रखें कि ये जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स इजियर। इससे हमारा डीलिंग जो है, प्रैक्टिकल डीलिंग्स जो होंगी वो आसान हो जाएगी। ठीक है? यस सर। हम ऐसे और भी चीजें करेंगे आगे, और भी क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, और हम आगे और वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि किस तरह से हम जैसे जैसे जनरलाइज कर रहे हैं, थिंग्स आर एक्चुअली बिकमिंग इजियर, राइट? हाँ जी। So in the very first class, there was someone who asked what is more fundamental, force or field? I'm not really very clear about the answer yet. Okay. So this was an important question. What is more fundamental? Force or field? See, this force is an actual thing. जब हमारे पास दो चार्जेस हैं या हमारे पास दो मासेस हैं, या उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो हम अपने हाथ में वो जो पुल है उनके बीच का या पुश है वो फील कर सकते हैं, राइट? फोर्स इज एन एक्चुअल थिंग। ये जो फील्ड है ना, दिस फील्ड इज अ कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, मैंने उस दिन बताया था, ही वाज अ जीनियस। ही डिड नॉट हैव अ लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग इन मैथ्स। साइंस में हम क्या करते हैं, जो हमें जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं उनको हम मैथ्स की लैंग्वेज में, इक्वेशंस में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम कोई नया फिनोमिनन डिस्कवर कर रहे हैं, उस चीज को मैथ्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो बिल्कुल नई चीज है। तो जिनके पास ये फॉर्मल ट्रेनिंग थी, दे वर रिलेटिवली मोर, दे हैड ईज टू express those concepts. Michael Faraday did not have that training, so he liked to visualize things. अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर हमारे पास एक फोर्स, एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है पॉइंट ए पर, दूसरा पार्टिकल पॉइंट बी पर रखा हुआ है, तो ये दूर से एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये था
कि अगर मुझे किसी पर फोर्स लगानी है, मान लो तुम अपने टीचर को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का देना चाहते है ना, हर कोई करना चाहता है, मैं भी करूंगा, तो मुझे उस टीचर को एक्चुअली टच करना पड़ेगा, तब वो बिल्डिंग से नीचे गिरेगा, राइट? तो ये जो है एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, लेकिन यहां पर जो चीज हो रही है, दिस इज एक्शन एट अ डिस्टेंस, तो पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो कैसे हो रहा है। इवन आइजैक न्यूटन एंड और उससे पहले गैलीलियो फेस्ड दीज क्वेश्चंस। लोगों का कहना, जैसे आइजैक न्यूटन का क्वेश्चन था कि वो जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा, तो उस जमाने में अगर आप किसी से पूछते ना सेब नीचे क्यों गिरा, तो वो पूछता कि भाई और कहाँ जाएगा फिर वो, मतलब उनका ये सोचना था कि नीचे ही तो आएगा, वो नेचुरल पोजीशन है नीचे आने की, बट दे डिडंट नो कि ऐसा व्हाई इट इज हैपनिंग, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि दूर से फोर्स लग कैसे सकती है। तो माइकल फैराडे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। माइकल फैराडे ने उस चीज को विजुअलाइज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, और एंड दिस कॉन्सेप्ट इज सो पावरफुल, जैसे कि हमारे पास ये दो बार मैग्नेट्स हैं, तो हम इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट, कि एग्जैक्टली इनके बीच में है क्या। अब ये फील्ड, ये एक्चुअली में ऐसी कोई चीज, लाइंस ऑफ फोर्स और ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां पे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें विजुअलाइज करने में हेल्प कर रहा है। तो पहला इसका आंसर है कि इनमें से दोनों में फंडामेंटल क्या है ज्यादा, तो इसका कोई एक्चुअली में आंसर नहीं है, क्योंकि एक चीज तो कॉन्सेप्ट है, दूसरी चीज एक्चुअल है। स्टिल अगर हम इंसिस्ट करें कि पहले दोनों में क्या आती है, तो हम कहेंगे कि फील्ड पहले आती है, क्योंकि फोर्स को आने के लिए दूसरा पार्टिकल भी चाहिए, राइट? लेकिन अगर दूसरा पार्टिकल नहीं भी है, still field will exist. That tendency to pull or push the other charge will always exist. So Yes, sir. field is more fundamental, although it is a concept. Okay. ठीक है? So I wanted to ask one more thing. Sir, about the intrinsic properties we were discussing, mass would be considered intrinsic or extrinsic? Because if we consider the Higgs field, then it becomes an extrinsic property, right? कौन सी But field? I'm saying that mass would be an intrinsic property or an extrinsic property. Because in a general case, it is intrinsic. But when we consider the Higgs field, then it becomes an extrinsic property. What is this Higgs field? I don't know. मतलब या तो मैं भूल गया हूँ या मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. The Higgs boson field, the way that thing was defined. Okay, boson. I cannot fully answer this. मतलब अगर हम सब एटॉमिक नेचर तक ना जाएं, तो मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सब एटॉमिक पर जाएं तो प्रोबेबली इट मे नॉट बी इंट्रिंसिक, बट फिर कोई दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी होगी विच इज इम्पार्टिंग दिस फीचर टू दैट पार्टिकल। यस सर, है ना? तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे पता नहीं है कि मतलब एकदम बिल्कुल सब एटॉमिक लेवल पे जाएं तो हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि यही चीज तभी भी होती है। जैसे मैं इतनी इजीली बोल दे रहा हूँ कि चार्जेस आर मूविंग, but charges are actually not moving, क्योंकि electron has got particle nature as well as wave nature. yes sir, right? तो वो एक नेट शिफ्ट तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, बट वो इतना आसान नहीं है कि जैसे एक बॉल मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही मूव कर रहा है। बट हमारी मैक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज ओके। ठीक है, सो आई कैन नॉट आंसर कि वो इंट्रिंसिक है कि नहीं, प्रोबेबली नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। So because it is said Higgs field provides mass to the matter. It is possible. It is possible. I don't know. Okay, no problem. Thank you. Okay, so आज की क्लास में अब हमारा फोकस है सोर्सेस के ऊपर। हमने डिफाइन किया सोर्स एक ऐसा डिवाइस विच इज कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? या फिर पावर भी हम कह सकते हैं। तो हमने अभी हमने पढ़ा कि जो पावर होती है वो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का। हमने ये भी पढ़ा कि दिस वोल्टेज इज द कॉज एंड दिस करंट इज द इफेक्ट। लेकिन मैंने ये भी बताया कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि करंट इज द कॉज एंड वोल्टेज इज द इफेक्ट, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट। तो जब हम कहते हैं कि कोई चीज सोर्स है, तो हम उसको दो तरह से मॉडल करते हैं। अ सोर्स कैन बी मॉडल्ड in two ways. Now what is this modeling? ये मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है जो हम स्कूल में करते थे कि कबूतर का मॉडल बनाओ, तो हमने रुई लेके छोटा कबूतर बना दिया एंड इट बिकम्स अ मॉडल।
मॉडल का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिस्टम का जो फिजिकल बिहेवियर हो रहा है उसको हमें मैथ्स के टर्म्स में लिखना है, दैट इज कॉल्ड अ मॉडल, राइट। तो जब हमें किसी सोर्स की मॉडलिंग करनी, अब सोर्स काम क्या कर रहा है, सोर्स काम ये कर रहा है कि वो आपको पावर दे रहा है आपके सर्किट को, राइट। और वो जो पावर है वो क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट है। तो सोर्स आपको पावर दो तरह से दे सकता है। एक उसका तरीका हो सकता है कि वो आपको वोल्टेज दे, राइट, और एक तरीका हो सकता है कि वो आपको करंट दे। उसका डायरेक्ट नेचर हो करंट देने वाला, या उसका डायरेक्ट नेचर हो वोल्टेज देने वाला। So it can be modeled in two ways. It can be modeled either as a voltage source or as a current source. जब कोई डिवाइस किसी सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा तो वो पावर भी देगा वो, क्योंकि पावर इज गिवन बाय V into I। और जब कोई डिवाइस किसी सर्किट को फ्लो ऑफ चार्ज करेगा, यानी इट इज एक्टिंग लाइक अ करंट सोर्स, तभी भी वो पावर देगा, बिकॉज P इज इक्वल टू V into I। ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हम कह रहे हैं, ये कोई हार्ड क्लासिफिकेशन नहीं है कि एक डिवाइस जो वोल्टेज सोर्स है वो एटर्निटी तक वोल्टेज सोर्स ही रहेगा। इट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ करंट सोर्स अगर हम उसको प्रॉपरली मॉडिफाई करेंगे। तो ये मॉडलिंग के तरीके हैं। सेम सोर्स कैन बी मॉडल्ड एज वोल्टेज सोर्स और इट कैन बी मॉडल्ड एज अ करंट सोर्स। सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज अ वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट इज अ करंट सोर्स। So I would have loved to dictate the definitions, but अब कंडीशन ऐसी है कि मुझे ही डिक्टेट करना है एंड मुझे ही लिखना है। सो यू कैन जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो वोल्टेज सोर्स is a device which maintains a specified potential difference I'm sorry, एक minute. Which maintains a specified potential difference between its two terminals। एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है which is measured in volts। Voltage source should be able to maintain that potential difference, that specified potential difference, right। तो ये source it is a source of power, लेकिन वो it is acting like a voltage source। ये सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के हैं या इस क्लास के लिए आ रहे हैं? दे आर अ बिट लेट, वेरी लेट। सो दिस वोल्टेज सोर्स, देखो वोल्टेज जो है इट हैज गॉट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने कहा वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम मेजर करने वोल्ट्स में। अगर हम ग्रेविटेशन का एग्जांपल लें तो मैग्नीट्यूड इज एनालॉगस टू हाइट। हाइट कितनी ज्यादा है, जमीन से 10 मीटर है स्टोन की हाइट या जमीन से 50 मीटर है, राइट। तो वो उसका मैग्नीट्यूड है। वोल्टेज के लिए जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है कि जो दो पॉइंट्स हैं उनमें से एक का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे का पोटेंशियल कम है। सो विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम ये चीज नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है वोल्टेज का। तो जब भी हम वोल्टेज डिस्क्राइब कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी हमें दोनों बतानी है। इसलिए जब भी हम वोल्टेज सोर्स देखेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? हमने कहा कि वो स्पेसिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दैट इज द मैग्नीट्यूड, और साथ साथ वो पोलैरिटी भी बताएगा। तो जो सिंबल होता है वोल्टेज सोर्स को शो करने का वो इस तरह से होता है। हम एक सर्कल लेते हैं और इसका वोल्टेज है मान लो 48 वोल्ट्स, ये प्रोवाइड करेगा, राइट। सो आई एम राइटिंग दिस मैग्नीट्यूड हियर। ये लेकिन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है,
ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि इसके दो टर्मिनल्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मालूम चल गया 48 वोल्ट, बट व्हाट इज द पोलैरिटी, इनमें से हायर पोटेंशियल कौन है? तो लेट अस से ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल था, तो हमें प्लस और माइनस साइन हमेशा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंबल जो होगा वोल्टेज सोर्स का वो एक सर्कल से होगा, इस तरह का वोल्टेज सोर्स एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है। अब ये इंडिपेंडेंस जो है, साहिल यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। Sir, this symbol is for DC as well as AC. या दिस, हाँ ये एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं यहाँ पर एड्रेस कर रहा था। दिस सिंबल इज फॉर डीसी एज वेल एज एसी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आई हैव सेड दैट दिस वोल्टेज इज ऑफ 48 वोल्ट्स, दिस सोर्स। तो ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 48 वोल्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और पोलैरिटी क्या है, ए इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। अब कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स हो सकता है जो टाइम पर डिपेंडेंट हो, उसको मैंने ऐसा लिखा VT, लेट अस से V0T। सो ये वाला वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, पोलैरिटी थी उसकी सेम है, A इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू B, लेकिन ये वाली पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होती है। लेट अस से ये पोलैरिटी कुछ इस तरह की है, टाइम T है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V0, मान लो ये ऐसा है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 थी, फिर वो बड़ी, फिर 0 हुई, फिर बड़ी, फिर 0 हुई। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज changing with respect to time, but it is still it is an independent source. ये जो dependence है that is not in terms of time, right? Am I too loud? I mean, is this message for me? Okay, I'll try to be a bit. Sir, can you please explain this time thing again? Yes, sir. हाँ, मैं इसको देखो, I am taking the next classification, it will be better. See, there are some voltage sources. A voltage source which maintains a potential difference now this is important, a potential difference which is dependent on some other voltage or current in the circuit is called a dependent voltage source. So I have a voltage source जिसमें वोल्टेज की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब वो वैल्यू ऐसे नहीं कि हाँ 12 वोल्ट का या 48 वोल्ट का है, वो वैल्यू सर्किट के किसी दूसरे वोल्टेज पर या किसी दूसरे करंट पर डिपेंडेंट है। सो ये जो डिपेंडेंस को हमने डिफाइन किया है, दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इट इज इन टर्म्स ऑफ सम अदर वोल्टेज और सम अदर करंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वोल्टेज है V and this voltage is beta times Vx, ठीक है। तो अब ये वाला जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू या इवन टाइम डिपेंडेंट कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसी वैल्यू है जो किसी दूसरे वोल्टेज Vx पर डिपेंडेंट है ना। अब वो वोल्टेज Vx क्या है, वो सर्किट में कोई भी एक पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वी डोंट नो। तो ये वाला वोल्टेज सोर्स कैसा है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंस जो हमने डिफाइन किया, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इट इज इन टर्म्स ऑफ सम अदर वोल्टेज और सम अदर करंट। तो अब ये वाले वोल्टेज का पोलैरिटी तो होगी, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, बीटा टाइम्स Vx।
लेकिन जो मैं यहाँ पर सिंबल यूज करूंगा वो सर्कल ना यूज करके एक ऐसा रोम्बस यूज करूंगा, राइट? तो ये रोम्बस जो है, एक डायमंड शेप जो है, इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस सोर्स इज डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट होगा मतलब कि जो वैल्यू आ रही है वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, और वो दूसरी क्वांटिटी क्या है? वो या तो कोई वोल्टेज है या फिर कोई करंट है। हो सकता है कि ये वाला वोल्टेज किसी दूसरे करंट पर डिपेंडेंट होता। मान लो ये वोल्टेज होता गामा टाइम्स आई नॉट, यानी आई नॉट की वैल्यू मान लो 2 एम्पियर है और गामा की वैल्यू मान लो 10 है, तो ये वोल्टेज सोर्स कितना वोल्टेज देगा? 200 वोल्ट्स। लेकिन मान लो आई नॉट की वैल्यू चेंज हो गई है, 1 हो गई, और गामा की वैल्यू लेकिन लेट अस से 10 है, देन इट विल गिव 10 वोल्ट्स। तो उसकी जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो किसी दूसरे वोल्टेज या किसी दूसरे करंट पर डिपेंडेंट है। तब हम क्या करेंगे? ये रोम्बस साइन यूज करेंगे। तो वोल्टेज सोर्सेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी वहां पर हम सर्कल यूज करेंगे, बट दिस इंडिपेंडेंस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर वो टाइम का फंक्शन है लेकिन किसी दूसरे वोल्टेज या करंट पर डिपेंडेंट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट ही कहलाएगा। बट इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर वोल्टेज और करंट, तब हम उसको इस रोम्बस वाले सिंबल से शो करेंगे, राइट? यशमीत, यू हैव अ डाउट? Yes, sir. Actually, some other child asked about the doubt of AC and DC. Sir, इसमें AC और DC का तो कोई है नहीं है ना, सिर्फ वोल्टेज चेंज हो रही है, पोलैरिटी नहीं हो रही ना? हाँ, इसमें AC ये वाला क्वेश्चन मैं अगली क्लास में विल टेक अप, राइट? क्योंकि अगली क्लास चालू होने वाली है। बट यू आर राइट, अगर मान लो ये वाला फंक्शन होता, दिस V नॉट T इज अ फंक्शन लेट अस से Vm sin ओमेगा t, तो ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जब हम AC सर्किट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, वोल्टेजेस कुछ टाइम पर तो पॉजिटिव है और कुछ टाइम पर नेगेटिव है। अब नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वोल्टेज का मतलब हुआ कि पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। नाउ B इज एट हायर पोटेंशियल एंड A इज एट लोअर पोटेंशियल। स्टिल दिस सोर्स विल known as an independent source because it is not dependent on some other voltage or some other current. It is dependent on time, that is all right, but it is not dependent on some other voltage or current. ठीक है? तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके, वी कॉल इट अ वोल्टेज सोर्स। और वोल्टेज सोर्सेस दो तरह के होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। Okay, sir. Thank you. Yeah, we will take up the remaining things in the next lecture. सर, Right? हाँ जी सर एक बच्चे ने अभी स्क्रीन पे एनुलेट किया था, वो आपके लिए नहीं किया था, किसी और बच्चे के लिए किया था जो तेज बोल रहा था। आप ऐसे ही पढ़ाइए जैसे पढ़ाते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, थैंक यू। I'll end this meeting. अगर किसी को कोई डाउट होगा you can ask me, you can message me and I'll answer it in the group also so that everybody understands. ठीक है? Thank you for being patient. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.